पोस्ट लवर्स 1984 में सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त विजय। आज बात करेंगे कोलकाता के 3 दिग्गज टीम मोहम्मडन स्पोर्टिंग, ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बारे में, जहां पे बात करेंगे तीनों टीमों के फॉरेन रिक्रूट्स और उनके करंट परफॉर्मेंस और टीम का करंट स्टैंडिंग देखें। चलिए पहले बात करते हैं मोहम्मडन स्पोर्टिंग के बारे में। फर्स्ट फॉरेन रिक्रूट है कार्लोस फ्रैंका। फ्रैंका ने अभी तक कोई गोल भी नहीं डाला और कोई एसिस्ट भी उनके पास से आया नहीं। अगर फ्रैंका के बारे में बोला जाए तो फ्रैंका को कोच स्ट्राइकर इस हिसाब से खिला रहे हैं, लेकिन फ्रैंका एक्चुअली है विंगर। अगर उनके सामने कोई पॉजिटिव स्ट्राइकर या बॉक्स स्ट्राइकर रहेगा तो फ्रैंका के लिए गेम थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन सामने कोई पॉजिटिव स्ट्राइकर ना होने के कारण से फ्रैंका अभी नज़र में नहीं आ रहे। लेकिन फ्रैंका के पास क्वालिटी है, उनके पास स्पीड है और ड्रिबलिंग भी अच्छा करते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे फॉरेनर के बारे में। दूसरे है अलेक्सिस गोमेज। मोहम्मडन स्पोर्टिंग के पास जो भी क्रिएटिव प्लेयर है उनमें अलेक्सिस गोमेज वन ऑफ देम। अलेक्सिस गोमेज के पास ड्रिबलिंग कैपेबिलिटी है और वो दूर से शॉट भी अच्छा लगाते हैं। उनके पास फिलहाल इस सीजन में एक ही गोल आया है और कोई असिस्ट उनके पास से आया नहीं है। आने वाले दिनों में अलेक्सिस गोमेज अगर अच्छा सपोर्ट उनको मिले तो वो अच्छा खेल पाएंगे, लेकिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग का एक ही जगह लैकिंग है, वो है एक पॉजिटिव बॉक्स स्ट्राइकर। अगर पॉजिटिव बॉक्स स्ट्राइकर मिलता है तो जो क्रिएटिव प्लेयर है उनके लिए गेम थोड़ा आसान हो सकता है। इसके बाद आते हैं कासिमोव। मोहम्मडन टीम के अगर कोई बैकबोन है टीम का तो वो है कासिमोव, जो कि डिफेंस में भी हेल्प करते हैं और जब अटैकिंग का बिल्डअप होता है तभी भी वो हेल्प करते हैं। कासिमोव है टीम का मेन प्लेयर। जनरली जो भी अटैक मोहम्मडन स्पोर्टिंग का बिल्डअप होता है वो कासिमोव के पैर से ही शुरू होता है। फिलहाल इस सीजन में उनके पास है 1 गोल और 1 असिस्ट। इसके बाद आते हैं सीजर मंजोकी। मंजोकी आईएसएल से आने से पहले जब टीम आई लीग में खेलती थी तभी भी मंजोकिच मोहम्मडन स्पोर्टिंग के साथ ही थे। अगर टीम का कोई भी पॉजिटिव बॉक्स स्ट्राइकर है तो वो मंजोकिच ही है, लेकिन फिलहाल आईएसएल में आने के बाद जो टफ कंपटीशन उनको मिल रहा है और अच्छा बॉल सप्लाई ना होने के कारण से मंजोकिच अभी नज़र में नहीं आ रहे। फिलहाल इस सीजन उनके पास है 1 गोल और कोई भी असिस्ट उन्होंने किया नहीं, लेकिन कुछ दिनों से मंजोकिच का ऑफ फॉर्म भी चल रहा है। ये भी एक कारण है टीम का जो परफॉर्मेंस डाउन ग्रोथ है। जनवरी ट्रांसफर विंडो में हो सकता है मोहम्मडन स्पोर्टिंग मंजोकिच को छोड़ दे और उनके जगह पे एक अच्छा बॉक्स स्ट्राइकर इंक्लूड करे टीम में। चलिए नेक्स्ट फॉरेनर है जोसेफ अज्जाई। जोसेफ अज्जाई मोहम्मडन स्पोर्टिंग के एक रिलायबल प्लेयर है, लेकिन फिलहाल वो चोटिल है और कुछ गेम खेलने के बाद वो ज़्यादातर टाइम साइड लाइन पर ही रह गए। उनके पास फिलहाल इस सीजन कोई गोल या असिस्ट नहीं है। दूसरा जो लास्ट फॉरेनर है डिफेंस का, दूसरा जो फॉरेनर है वो है फ्लोरेंट ओजिर, जिनके पास फिलहाल इस सीजन कोई गोल या असिस्ट नहीं है, लेकिन अज्जाई के एब्सेंस में ये टीम को डिफेंस में हेल्प कर रही है। जितना टाइम जाएगा फ्लोरेंट टीम के साथ उतना अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगी और आने वाले दिनों में हो सकता है कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग अच्छा करे। फिलहाल मोहम्मडन स्पोर्टिंग का स्टैंडिंग है 13th, जिन्होंने 12 मैचों में 5 पॉइंट हासिल किया। नेक्स्ट है ईस्ट बंगाल। अगर ईस्ट बंगाल की बात बोला जाए तो फर्स्ट फॉरेनर है क्लेटन सिल्वा, जो कि टीम के वन ऑफ द कैप्टन भी है। शुरू के दिनों में कार्लोस क्वाद्रात के टाइम में क्लेटन सिल्वा को बॉक्स स्ट्राइकर हिसाब से खिलाया जा रहा था, लेकिन उस टाइम उनको अच्छा सप्लाई भी नहीं मिल रहा था और उनका ऑफ फॉर्म भी चल रहा था। इसके कारण से टीम का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन ऑस्कर ब्रूजो आने के बाद क्लेटन सिल्वा को एक नया पोजीशन में खिला रहे हैं और परफॉर्मेंस भी उनका अच्छा ही आ रहा है। पहले सोचा गया था कि क्लेटन सिल्वा को जनवरी ट्रांसफर विंडो में रिप्लेस करके किसी दूसरा फॉरेनर को इंक्लूड करेंगे, लेकिन फिलहाल क्लेटन सिल्वा का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है और टीम को वो हेल्प भी कर रहा है। फिलहाल इस सीजन उनके पास कोई गोल नहीं है, लेकिन 1 असिस्ट उन्होंने किया है। इस साल लग रहा है कि क्लेटन सिल्वा टीम के साथ ही रहेंगे और जनवरी ट्रांसफर विंडो में उनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। सेकेंड जो फॉरेनर आते हैं साउल क्रिस्पो। साउल क्रिस्पो टीम के ऐसा फॉरेनर है जो कि दूसरा टीम का अटैक को डिमोलिश भी करेंगे और जो अपना टीम का जो अटैक शुरू होगा वो साउल क्रिस्पो के पैर से ही शुरू होगा।
इस साल साउल क्रेस्पो खासा अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं कर पा रहे, लेकिन टीम को अच्छा खेलने के लिए साउल क्रेस्पो का टीम के अंदर होना ज़रूरी है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई फॉरेनर है टीम का तो वो साउल क्रेस्पो ही है। फिलहाल साउल क्रेस्पो चोटिल है और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से फिलहाल वो 1 महीने के लिए बाहर है। हो सके कि टीम जनवरी ट्रांसफर विंडो में साउल क्रेस्पो रिप्लेस भी करे, लेकिन हमको लग नहीं रहा है टीम का अभी जो सिचुएशन है उसमें साउल क्रेस्पो को बाहर रखना ठीक होगा। नेक्स्ट जो फॉरेनर है वो है दिमित्री डायमोंटोकस। दिमित्री डायमोंटोकस टीम के मेन स्ट्राइकर हैं और जो भी गोल आ रहा है फिलहाल वो डायमोंटोकस के पैर से ही आ रहा है। डायमोंटोकस लास्ट ईयर के हाईएस्ट गोल स्कोरर भी रह चुके हैं। फिलहाल इस सीजन उनके पास से 7 गोल आया है और 1 असिस्ट आया है। जितना अच्छा बॉल उनको मिलेगा बॉक्स के अंदर, मेरे ख्याल से डायमोंटोकस का खेल और अच्छा होता जाएगा। तो आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट यही करते हैं डायमोंटोकस अच्छा परफॉर्मेंस करे और टीम को हेल्प करे। टीम के जो नेक्स्ट फॉरेनर है वो है हिजाजी महर। कार्लोस क्वार्ता के टाइम पे हिजाजी महर का एक परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं था और उनका फिटनेस लेके भी बहुत इशू भी था, लेकिन ऑस्कर ब्रूजो आने के बाद हिजाजी महर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और डिफेंस में एक रिलायबिलिटी भी दे रहे हैं। फिलहाल उनके पास है 2 गोल और कोई असिस्ट उनके पास से आया नहीं है फिलहाल, लेकिन डिफेंसिवली वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके बाद जो फॉरेनर है वो है मदी तालाल। अगर टीम का कोई क्रिएटिव प्लेयर है वो है मदी तालाल। मदी तालाल के पास से जैसे आपको गोल भी मिलेगा और असिस्ट भी आएगा, और टीम जब बिल्डअप में ऊपर आएगी तो मदी तालाल ही वो प्लेयर है जो फाइनल पास आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए मदी तालाल चोटिल है और हो सके कि उनके जगह पे किसी दूसरे फॉरेनर को जनवरी ट्रांसफर विंडो में टीम इंक्लूड करे। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से फिलहाल 1 साल के लिए वो बाहर है और जो रूमर्स आ रहा है उनके जगह पे वसुंधरा किंग्स के प्लेयर मिगुएल को टीम में इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन ये फिलहाल अभी रूमर स्टेज में ही है, इसका कोई अभी पक्का खबर आया नहीं है। फिलहाल इस सीजन उनके पास से 2 गोल और 2 असिस्ट टीम को मिला है। 6 जो फॉरेनर है वो है हेक्टर रुस्ते। शुरू के टाइम में हेक्टर रुस्ते को एज के कारण से और फिटनेस इशू के कारण से सोचा गया था कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में उनको रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन अभी टीम का जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ है उसके हिसाब से हेक्टर रुस्ते और हिजाजी महर को डिफेंस में रख के ही टीम आगे बढ़ने का सोच रही है। अगर ऐसा कुछ होता है कि मिगुएल टीम में इंक्लूड होते हैं तो हो सके कि हेक्टर रुस्ते ही वही डिफेंस के वही प्लेयर होंगे जो कि बाहर बैठेंगे। फिलहाल इस सीजन उनके पास से कोई गोल या असिस्ट आया नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट जो टीम है वो है मोहन बगान। मोहन बगान के अगर फॉरेनर के हम लोग लिस्ट देखें तो 1 नंबर पे है दिमित्री पेत्रातोस। हम सबको मालूम है कि लास्ट 2 ईयर से अगर कोई कंसिस्टेंट फॉरेनर मोहन बगान के लिए खेल रहा है वो है दिमित्री पेत्रातोस, लेकिन इस साल हम लोगों को पहले से ही लग रहा है कि दिमित्री पेत्रातोस अपने हिसाब से खेल नहीं पा रहे। लेकिन इसका कारण क्या है? अगर कारण हम लोग देखें तो लास्ट ईयर हम लोगों को याद रहेगा दिमित्री पेत्रातोस तो सेकेंड स्ट्राइकर हिसाब से खेलते थे और मिडफील्ड पे उनको बॉल देने के लिए काउको मौजूद था। लेकिन इस साल जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो कोच के हिसाब से 2 फॉरेनर हैं डिफेंस में और मिडफील्ड पे कोई फॉरेन सपोर्ट दिमित्री पेत्रातोस को मिल नहीं रहा है। और इस बात से शायद सभी सहमत होंगे कि इंडियन प्लेयर जो मिडफील्ड पे खेल रहे हैं मोहन बगान के हिसाब से और काउको जो गेम मोहन बगान को देता था उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पे दिमित्री पेत्रातोस को कभी सोचना नहीं पड़ता था कि उनको पीछे जाके डिफेंस भी करना पड़ेगा क्योंकि पीछे काउको मौजूद था। लेकिन इस साल क्या हो रहा है कि काउको के एब्सेंस के कारण से कोई उनका जगह फिल नहीं कर पा रहे। अपुया या थापा या साहल कोई भी जो एक फाइनल पास है वो दिमित्री पेत्रातोस को आगे दे नहीं पा रहे। इसके कारण से दिमित्री पेत्रातोस के पास से भी कोई फाइनल बॉल जो कि बॉक्स स्ट्राइकर को मिलेगा ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो देख कर यही लग रहा है कि दिमित्री पेत्रातोस आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि एक्चुअली वो आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं। फिलहाल इस सीजन उनके पास है 3 गोल और 3 असिस्ट। दूसरे जो फॉरेनर है वो है टॉम एल्ड्रेड। हम सबको मालूम है कि टॉम एल्ड्रेड जिस दिन कलकत्ता को लैंड किए थे नेक्स्ट डे उनका मैच था और वो मैच वो खेले थे। तो यही होता है कोई प्लेयर का डेडिकेशन। तो डेडिकेशनली
अगर देखा जाए तो टॉम एल्डेट तो टीम के वन ऑफ द बेस्ट फॉरेनर है, लेकिन शुरू के दिनों में हम लोग को यही लग रहा था कि शायद हो सके कि टॉम एल्डेट को बाहर बिठा के ही टीम आगे बढ़ेगी, लेकिन कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से हो गया कि टॉम एल्डेट तो डिफेंस में रहेंगे ही, बाकी एल्बर्ट तो जब गेम में रह रहे हैं तो उनके साथ खेल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम यही देखा जा रहा है कि एल्बर्ट तो चोटिल हो रहा है या फिर कार्ड मिल रहा है उनको। तो टॉम एल्डेट ही वो प्लेयर है जो डिफेंस में रिलायबिलिटी दे रहे हैं मोहन बागान के लिए। फिलहाल इस साल उनके पास है 1 गोल और कोई असिस्ट उन्होंने किया नहीं। अगर फॉरेन रिक्रूट का बात बोला जाए तो इस साल मोहन बागान के बेस्ट फॉरेन रिक्रूट है ग्रेग स्टुअर्ट। शुरू के दिनों में हम लोगों को लगा था कि शायद ग्रेग स्टुअर्ट फिटनेस का कुछ इशू रहेगा या फिर उनका फॉर्म भी डाउन रहेगा, लेकिन जैसे गेम आगे बढ़ता गया तो मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर हो गए ग्रेग स्टुअर्ट, जिनको अभी जो फॉर्मेशन में मोलिना गेम को आगे बढ़ा रही है, तो ग्रेग स्टुअर्ट ही वो लिंक है जो कि डिफेंस से बॉल लेके मिडफील्ड में भी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और स्ट्राइकर को भी फाइनल पास आगे कर रहे हैं। तो ग्रेग स्टुअर्ट मैच में होना या ना होना मोहन बागान के परफॉर्मेंस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जा रहा है। ग्रेग स्टुअर्ट रहते हुए जो मैक्लारेन या जो भी स्ट्राइकर कामिंग्स रहते हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट रहता है गेम में, ग्रेग स्टुअर्ट ना होने के कारण से उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाता है। यही एक नज़र आता है एक क्रिएटिव प्लेयर और एक दूसरा ऑर्डिनरी प्लेयर का जो डिफरेंस है वो मालूम चलता है। ग्रेग स्टुअर्ट के पास से इस साल मोहन बागान को मिला 1 गोल और 5 असिस्ट। उसके बाद आते हैं जेसन कमिंग्स। अगर लास्ट ईयर का बात बोला जाए तो दिमित्री पेत्रोस के पास से जेसन कमिंग्स को बहुत सारा बॉल मिला था और उसमें वो स्कोर भी किए थे और देख के यही लग रहा था कि ये तो बहुत इजी टैपिंग है या फिर ये तो बहुत इजी शॉट है, कोई भी कर सकता है। लेकिन एक्चुअली एक अच्छा स्ट्राइकर का वही निशानी है कि ऑन टाइम गोल के पास पहुंच जाना और कहाँ पे बॉल उनको मिल सकता है वहाँ पे पहले से चले जाना। तो ग्रेग स्टुअर्ट के पास से जैसे ही बॉल अभी जेसन कमिंग्स को मिल रहा है वो स्कोर कर रहे हैं। तो ज़्यादातर मैच में जेसन कमिंग्स चेंज में ही आए हैं, फिर भी उनके पास इस साल 4 गोल है और कोई असिस्ट अभी तक किया नहीं है। नेक्स्ट जो फॉरेनर है वो है एल्बर्टो रोड्रिगेज। अगर कोई टफ क्लियरेंस हो या फिर कोई टफ ब्लॉकिंग तो हम लोग सभी में देख रहे हैं कि एल्बर्टो आगे है। एक्चुअली उनका फिजिक्स बहुत बड़ा है और कैसे वो फिजिक्स को काम में लाना है ये एल्बर्टो को बखूबी मालूम है और उनका हेडिंग पावर तो बहुत बढ़िया है और शॉट में भी बहुत ताकत है। लास्ट जो होम मैच में उन्होंने गोल किया था, हो सके कि वो ISL का वन ऑफ द बेस्ट गोल भी हो सकता है। फिलहाल उनके पास है 2 गोल और 1 असिस्ट। लास्ट जो फॉरेनर इंक्लूड किए गए हैं वो है जेमी मैक्लारेन। जेमी मैक्लारेन जो प्रोफाइल लेके इंडिया में आए थे, हम लोग यही सोचे थे कि शायद मोहन बागान के लिए वो हर मैच में गोल करेंगे, लेकिन एक्चुअली बाद में हम लोगों को उनका खेल देख के मालूम चला उनके पास जितना अच्छा बॉल जाएगा वो उतना अच्छा गेम में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन बॉल सप्लाई उतना अच्छा नहीं होने के कारण से या फिर बोल सके कि जहाँ पे वो चाहते हैं वहाँ पे ना मिलने के कारण से उनका गेम में इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मैक्लारेन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उनका ऑफ द बॉल जो प्ले है वो भी टीम को खासा हेल्प कर रहा है और ये सबको मालूम है गेम में उनका क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है। भले ये हो सकता है कि हर मैच में वो स्कोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन का जो स्टॉपर लाइन है उनको फ्री कभी भी वो खेलने नहीं देते हैं। हर टाइम वो चेस करते हैं और बॉल के लिए रन भी करते हैं, तो ये टीम के लिए बहुत अच्छा भी होता है। तो फिलहाल इस साल मैक्लारेन के पास है 4 गोल और कोई असिस्ट उनके पास से आया नहीं है। और अगर स्टैंडिंग का बात बोला जाए तो मोहन बागान है फर्स्ट पोजीशन पर, जिनको 12 मैचों में 26 पॉइंट मिला। फिलहाल के लिए 3 कलकत्ता जायंट के लिए यही डिस्कशन था।